हेलो स्टूडेंट्स, जीएसटी की इस क्लास में आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है ये आपकी बुक में, और मार्केट में नई बुक भी आ गई है, तो आप बुक खरीद लें। और जैसे जैसे हम सिलेबस करते जा रहे हैं, कवर करते जा रहे हैं, उसी अनुसार उसको फॉलो करते रहें। तो आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 है ये। पटेल चौधरी की बुक है अपने पास, चौधरी प्रकाशन, जिसका राइटर है चौधरी प्रकाशन, जयपुर। और चैप्टर नंबर 6, टाइम ऑफ सप्लाई, आपूर्ति का समय, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, शुरू करने जा रहे हैं आज हम। तो विद्यार्थियों, जीएसटी में माल की आपूर्ति पर कर चुकाने का दायित्व आपूर्ति के समय द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि आपूर्ति जिस समय हुई है उस समय कर का दायित्व उत्पन्न होता है। इस आपूर्ति के समय का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपूर्ति के समय को निर्धारित करने वाले कई तत्व हो सकते हैं, जैसे माल के क्रय का आदेश देना या ठहराव करना, अनुबंध करना, माल भेजना, माल की डिलीवरी देना, भुगतान प्राप्त होना, भुगतान की पुस्तकों में प्रविष्टि करना या चेक का बैंक में जमा होना आदि। इन सभी तत्वों में से अन्य तत्वों के साथ केवल भुगतान के समय पर ही विचार किया जाता है और स्वामित्व के हस्तांतरण के समय आदि पर विचार नहीं किया जाता। तो विभिन्न दिशाओं में आपूर्ति का समय का निर्धारण अलग अलग तत्वों के आधार पर किया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित परिस्थितियां हो सकती हैं। तो विद्यार्थियों, हमें आपूर्ति का समय निर्धारित करना है अलग अलग दिशाओं में, कि आपूर्ति किस समय हुई, किस समय आपूर्ति हुई मानी जाती है। माल या सेवा की आपूर्ति किस समय हुई मानी जाती है, इसकी कई परिस्थितियां होंगी। उन परिस्थितियों में हम अलग अलग नियमों से आपूर्ति के समय का निर्धारण करेंगे, क्योंकि जिस समय आपूर्ति हुई मानी जाएगी उस समय कर चुकाने का दायित्व उत्पन्न होगा। तो ये परिस्थितियां आपके सामने हैं। कुछ परिस्थितियां मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि माल की सामान्य आपूर्ति की दशा में आपूर्ति का समय का निर्धारण, नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स। माल की निरंतर आपूर्ति की दशा में और विपरीत प्रभार तंत्र के तहत आपूर्ति की दशा में, अनुबंध या वापसी के आधार पर आपूर्ति की दशा में, वाउचर की आपूर्ति की दशा में, कुछ अन्य परिस्थितियों में आपूर्ति की मूल्य की वृद्धि की दशा में। तो ये 7-8 परिस्थितियां हैं। इन सभी परिस्थितियों में हम अलग अलग नियमों से आपूर्ति के समय का निर्धारण करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये हम इन सभी पॉइंट्स को 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है माल की सामान्य आपूर्ति की दशा में, नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स की दशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो ये देखिए, माल की सामान्य आपूर्ति की दशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इसके अंदर भी दो परिस्थितियां हो सकती हैं, जब आपूर्ति के लिए माल का गमन आवश्यक हो और जब आपूर्ति के लिए माल का गमन आवश्यक नहीं हो, अर्थात माल को हटाना आवश्यक नहीं हो। तो इसमें दो परिस्थितियां ए और बी हैं। तो पहली परिस्थिति को हम देखते हैं, जब आपूर्ति के लिए माल का गमन आवश्यक हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब आपूर्ति के लिए माल का गमन आवश्यक हो, तो ऐसी स्थिति में बीजक जारी करने की तिथि, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, या धारा 31 के अनुसार बीजक जारी करने की अंतिम तिथि, अर्थात माल को हटाने की तिथि। बीजक जारी करने की अंतिम तिथि का मतलब माल को हटाने की तिथि से होता है। इन दोनों में से जो तिथि भी या जो घटना पहले हो, वह तिथि आपूर्ति की तिथि या आपूर्ति का समय होती है। तो ऐसी स्थिति में बीजक जारी करने की तिथि या बीजक जारी करने की अंतिम तिथि, अर्थात माल को हटाने की तिथि, इन दोनों में से जो भी पहले तिथि होगी वही आपूर्ति का समय होती है। ठीक है। इस संदर्भ में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि 15 नवंबर 2017 से भुगतान संबंधी समस्त प्रावधान निरस्त हो गए हैं, निरस्त कर दिए गए हैं। इसलिए यदि कोई प्रश्न में भुगतान संबंधी कोई सूचना या कोई तारीख दी गई हो तो उसको हमें इग्नोर करना है, उस सूचना की कोई उपयोगिता नहीं है। ठीक है। तो जब माल की आपूर्ति के लिए माल का गमन आवश्यक हो तो बीजक जारी करने की तिथि या माल को हटाने की तिथि,
अर्थात बीजक जारी करने की अंतिम तिथि। इन दोनों तिथियों में से जो भी तिथि पहले होगी वही आपूर्ति की तिथि होगी। ठीक है, इसको हम जब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। सेकंड परिस्थिति है इसी में ही, जब आपूर्ति के लिए माल का गमन आवश्यक नहीं हो, अर्थात माल को हटाना आवश्यक नहीं हो, तो क्या होता है, तो इन दोनों तिथियों में से जो भी पहले हो, माल को बीजक बीजक जारी करने की तिथि, बीजक जारी करने की तिथि, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, या आपूर्ति के प्राप्तकर्ता को माल को उपलब्ध कराने की तिथि, आपूर्ति के प्राप्तकर्ता को माल को उपलब्ध कराने की तिथि। ये दोनों तिथियां हमें क्वेश्चन में दी होंगी। इन दोनों में से जो भी पहले होगा वही आपूर्ति का समय कहलाएगी। तो अभी हम इनको, जो ये रूल हमने पढ़ा है, इससे संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे और तब हम इन रूल्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, अप्लाई करेंगे जब हम इनको। तो ये फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके आगे कुछ हम करेंगे इसके संदर्भ में, तो आपको ये सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, देखिए हम इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं से प्रत्येक दिशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण कीजिए यदि आपूर्ति के लिए माल का गमन आवश्यक हो। तो आपके सामने 3 परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति में डेट ऑफ इनवॉइस, बीजक जारी करने की तिथि है 16/5/2020 और डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, माल को हटाने की तिथि है 26/5/2020। माल को हटाने की तिथि या माल के गमन की तिथि एक ही बात है, जो कि बीजक जारी करने की अंतिम तिथि होती है। ठीक है, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, भुगतान की तिथि। तो ये जो तीनों परिस्थितियों में ये जो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, भुगतान प्राप्ति की तिथि दे रखी है, ये इसकी सूचना का प्रश्न में कोई उपयोगिता नहीं है, ये सूचना हमारे कोई काम की नहीं है। जब सामान्य आपूर्ति की दशा में जब माल का गमन आवश्यक हो, तो ऐसी स्थिति में डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, इन दोनों में से जो तिथि पहले आती है वही आपूर्ति का समय कहलाती है। तो देखिए आपके सामने पहले केस में बीजक जारी करने की तिथि है 16/5 और बीजक जारी करने की अंतिम तिथि या माल को हटाने की तिथि एक ही बात है, 26/5 है। तो इन दोनों में से जो तिथि पहले आएगी वही आपूर्ति के समय की तिथि मानी जाएगी। तो ये देखिए आपके सामने, ये है 16/5, ये है 26/5। इन दोनों में से जो तिथि पहले आएगी वो टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगी। सेकंड परिस्थिति में डेट ऑफ इनवॉइस है 18/5 और डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, या जिसे हम कहते हैं बीजक जारी करने की अंतिम तिथि, वो है 17/5। इन दोनों में जो पहले आएगी वो होगा आंसर। इसी तरह से यहाँ पे बीजक जारी करने की तिथि है 20 और डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स है 22/5। तो इन दोनों में से जो तिथि पहले आएगी, ये देखिए 20 तारीख। ठीक है, तो ये आपके सामने ये टिप्पणियाँ दी गई हैं, आप इसको पढ़ लीजिए और ये फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, निम्नलिखित सूचनाओं से प्रत्येक दशा में केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार आपूर्ति का समय निर्धारित कीजिए यदि आपूर्ति के लिए माल को हटाना आवश्यक है या माल का गमन आवश्यक है। तो देखिए पहली परिस्थिति में डेट ऑफ डॉक्यूमेंट इनवॉइस या डॉक्यूमेंट डेट दे रखी है 20 अप्रैल 2020। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स दे रखी है 26 अप्रैल 2020 और डेट व्हेन गुड्स मेड अवेलेबल टू रिसेप्शन, जब यह पूर्तिकर्ता के लिए माल उपलब्ध था, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 25 अप्रैल दे रखी है। तो ये जो दे रखी है, ये जो प्रश्न में भुगतान की प्राप्त की तिथि दे रखी है, इसका प्रश्न में कोई उपयोग नहीं है, ये हमने पहले एग्जाम्पल में भी देखा। और एक ये तारीख दे रखी है प्राप्तकर्ता को माल उपलब्ध कराने की तिथि, इसका भी प्रश्न में कोई उपयोग नहीं होगा। हमें केवल 2 चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो बीजक जारी करने की तिथि और दूसरी बीजक जारी करने की अंतिम तिथि, वो क्या होती है, माल को हटाने की तिथि। इन दोनों में से जो भी घटना पहले होगी, जो भी तिथि पहले आएगी, वही हमारी आपूर्ति का समय कहलाएगी। ठीक है, कुछ और सूचनाएं भी दे रखी हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। क्रम संख्या 2 की दिशा में इसकी बात कर रहा है, माल अन्य राज्य में स्थित शाखा को हस्तांतरित किया गया है, अन्य शाखा को हस्तांतरित किया गया है।
तो ये भी वो माना जाएगा, आपूर्ति ही मानी जाती है जब हम अपनी ब्रांच को किसी दूसरे राज्य में अपनी ब्रांच को ट्रांसफर करते हैं। क्रम संख्या 3 की दशा में 29 अप्रैल 2020 को कुल भुगतान का 40% ही अग्रिम प्राप्त किया गया था और शेष 60% 19 मई 2020 को प्राप्त किया गया था। तो ये सूचना भी भुगतान से संबंधित है, जिसका इस प्रश्न में कोई उपयोग नहीं होगा, क्योंकि भुगतान संबंधी प्रावधान 15 नवंबर 2017 के बाद लागू नहीं होते हैं। तो हमें इन तीनों ही परिस्थितियों में केवल यही 2 तारीखें ध्यान में रखनी है, एक तो बीजक जारी करने की तिथि और एक बीजक जारी करने की अंतिम तिथि, जो कि माल को उठाने की तिथि होती है। इन दोनों में से जो भी तिथि पहले आएगी वही हमारी आपूर्ति का समय कहलाएगी। तो मैंने आपको रूल बता दिया, आप इसको यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं। पहली परिस्थिति में ये 20 तारीख है और ये दूसरी तारीख 26 तारीख है। इसको और इसको आपको ध्यान में नहीं रखना है, तीसरी और चौथी इन्फॉर्मेशन को। इन दोनों में से जो तिथि पहले आएगी वही टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगी। सेकंड परिस्थिति में भी 15 अप्रैल पहले आ रही है, तीसरी परिस्थिति में भी 27 अप्रैल पहले आ रही है। तो बाकी टिप्पणी आप पढ़ लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। इसी तरह से ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, जो आपको अपने आप करने हैं। अब हम अगले वीडियो में कुछ और निरंतर आपूर्ति की दशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए, उसमें हम कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे।